नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो के हालात। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर रोहतक से जुड़ी है। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात की और मुआवजे का भी ऐलान किया। दूसरी खबर एसआईआर से जुड़ी है, जिसकी हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस के सांसद ने सवाल भी उठा दिए हैं। तीसरी खबर हरियाणा महिला आयोग से जुड़ी है। पुनर्गठन के बाद पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। चौथी खबर करनाल से है, जहां डीसी ऑफिस से रिश्वत के खेल का मामला उजागर हुआ है। पांचवी खबर मौसम से जुड़ी है। रोहतक के डी पार्क इलाके में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हालात का जायजा लिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में प्रभावित परिजनों का ढांढस बंधाया और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसके बाद सीएम सैनी ने आग से क्षतिग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। आगजनी वो हुई है और वो आगजनी एक शॉर्ट सर्किट एसी के कारण से, एसी का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके कारण से आग लगी तो तुरंत आग भयानक तरीके से फैल गई है। इस भयानक आगजनी के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार जी। ये 3 लोग इस आगजनी में फंसे हैं। काफी नुकसान दुकान का हुआ है। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम थे और जो लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाई है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो नुकसान यहाँ हुआ है, देखिए सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जान का नुकसान हो गया है, जान की भरपाई नहीं हो सकती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 9 जून को रोहतक के डी पार्क इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने 3 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना उन्होंने जाहिर की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में सरकार हर संभव सहायता आपको देगी और आपके साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुआवजा राशि का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए, इसके साथ ही इस हादसे में पूर्ण रूप से नष्ट हुई दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए, आंशिक रूप से नष्ट हुई दुकानों के मालिकों को 2-2 लाख रुपए, इसके साथ ही आग में नष्ट हुई रेहड़ियों के मालिकों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों को अलग से भी मुआवजा दिया जाएगा, जिसका आकलन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी हो गए हैं। सीएम ने कहा कि व्यापारी दोबारा से अपना कारोबार खड़ा कर सके और आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दरअसल व्यापारियों की तरफ से, कारोबारियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि उन्हें मुआवजा राशि दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद राहत की उम्मीद उन कारोबारियों में, व्यापारियों में जगी है। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए मुस्कान गंगराड़ी। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 की शुरुआत हो गई है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया 14 जुलाई तक चलेगी और बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का डेटा जुटाएंगे। 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रक्रिया चलाई जा रही है हरियाणा में, उसको आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के निर्वाचन आयोग अधिकारी ए श्रीनिवास मौजूद है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की जो है तैयारियां चल रही है? जैसे आपको पता है, हाउस टू हाउस सर्वे एन्यूमरेशन फेज जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर कहलाता है, हरियाणा में शुरू होने वाला है। 14 जुलाई तक ये हाउस टू हाउस सर्वे चलेगा।
इसमें 20,000 अप्रोक्सीमेटली हमारे BLOs लगे हुए हैं हर एक बूथ पे, और वो अपने घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म सभी इलेक्टर का देंगे वो, और पहले इलेक्टर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके वापस BLO को देंगे। जो जिसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है तो उनका ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। इस फेज में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज भी दिया गया प्रावधान 2 महीने की, एंड क्लेम्स भी कर सकते हैं और उसका निपटारा भी होगा, और फाइनल पब्लिकेशन जो है इस इलेक्टोरल रोल का 22 सितंबर को होगा। सर कितनी विजिट्स रहने वाली हैं, और पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो BLA 1 और 2 की लिस्ट जो है इस अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था क्या वो पूरा हो चुका है सर? BLA 1 ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज अप्लाई किया, अपॉइंट कर दिया उन्होंने एजेंट्स जो है, जो असेंबली लेवल पे उन्होंने अपॉइंट करना होता है। BLA 2 जो है उन्होंने ये बूथ लेवल पे करना होता है। अब मेजर पार्टीज लाइक जो BJP है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने आई थिंक 60 to 70% कवरेज करी हुई है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि और 100% करें, और DDC से भी हमने काफी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो लोकल लेवल पे भी उनको अवगत कराएं और उनका नाम जोड़ें, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बना रखे पूरा प्रोसेस में। सर मैपिंग की अगर बात की जाए, मैपिंग कितनी प्रतिशत जो है हुई है अभी तक, कितनी माना जाए सर? अपना हरियाणा में अराउंड 65% अप्रोक्सीमेटली हुई है। जब मैपिंग का प्रोसेस हम पूरा देखेंगे प्री मैपिंग का, अर्बन एरियाज में थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और रूरल एरियाज में आपका जैसे फतेहाबाद में सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मैपिंग में, अराउंड 80-85% आपका मैपिंग हो चुकी है। अब जैसे आप गुड़गांव फरीदाबाद में देखेंगे अराउंड 25 to 30% ही हुआ है। इसका मेजर कारण है कि जो 20 साल का जो मैपिंग हम पुराने SIR से कर रहे हैं 2002 के साथ, पॉपुलेशन बढ़ी है, एक माइग्रेशन काफी हुआ है, पॉपुलेशन ऐसे ही आपका बढ़ी है, उसके कारण है। तो इस पूरा जो प्रक्रिया जो चलेगा अभी 2-3 महीने की, उसमें कंप्लीट नया पिक्चर उभर के आएगा, और ऐसे कोई भी ये प्रोसेस में किया हुआ है, कोई ऐसे भी एक भी एलिजिबल इलेक्टर जुड़े ना उसके अंदर एलिजिबल, और एक भी एलिजिबल जो इसमें लिस्ट में स्किप ना हो जाए। सर तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाने का काम करती हैं, किस प्रकार से बचा जाएगा? ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है सर? अधिकारी के लेवल पे हर 10 BLO के ऊपर BLO सुपरवाइजर्स लगाए हैं, उनके ऊपर एडिशनल EROs लगाए हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी BLOs हैं, सॉरी BDPOs हैं, सभी अधिकारी लगाए गए इस वाले पूरा प्रोसेस को एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी करने के लिए। बट पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये प्रावधान किया गया BLA 2 जो अपॉइंट करने के लिए, सो दैट ये पूरा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट रहें और ऐसे कोई भी इशू ना आए कि लेटर ऑन कोई ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा बने। सर अंतिम सवाल है आपसे, आपकी क्या अपील एक निर्वाचन आयोग के अधिकारी होने के नाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पैनिक जो फैल जाता है, कई बार राजनीतिक पार्टियां जो है आरोप लगाती हैं, वैसा पैनिक न फैले और जो है तमाम जो प्रक्रिया है वो कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है सौहार्दपूर्ण भाव में जो है वो कंप्लीट हो सके? इसमें पैनिक सिचुएशन की जरूरत से नहीं है। हर एक BLO के पास अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1500 ऐसे वो इलेक्टेड वोटर्स हैं, जो आपका अराउंड 1 मंथ टाइम दिया गया है, वो आराम से काम करेंगे। जब भी आपका बूथ लेवल अधिकारी आपके घर आए, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करके दें, और इसमें ये जरूर सुनिश्चित करें एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर रखी है, कोई ऐसे पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है कि एज पर रूल्स हर चीज चलेंगी, और सपोर्ट जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज के भी हम मांग रहे हैं। और बाई चांस ये पैनिक जरूर हो सकता है कि मैं घर में नहीं रहता हूं तो मेरा क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की भी प्रावधान दिया गया है सरकार से, तो उसमें कोई ऐसे इशू नहीं आएगा। ये थे हमारे साथ श्रीनिवास निर्वाचन आयोग हरियाणा अधिकारी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो तमाम तैयारियां हमारी तरफ से कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं वैश्विक हालात और बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तभी ऐसी प्रक्रियाएं याद आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों को घटा बढ़ाकर सरकारें बनाई जा रही हैं। कांग्रेस राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ये कहते नजर आए।
हरियाणा में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो एसआईआर की हम बात करें, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि विपक्ष के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती है। क्या तैयारियां आप लोगों के द्वारा की जा रही है हरियाणा में? हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है समय के अनुसार करना। मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं, तो ये इतना हुआ इन लोगों ने क्यों बनाया, क्यों जब इलेक्शन आता है जब इनको एसआईआर आता है। हमें इवन राजनीति में होने के बाद भी कभी एसआईआर का पता नहीं चलता था। विभाग के अध्यक्ष, विभाग के कर्मचारी जो बैठे उनकी ड्यूटी बनती थी कि किन वोटों को हमने काटना है, किन वोटों को जो नया बनाना है। जो योग्य होते थे, जो एलिजिबल होते थे, उन्हीं की वोट बन जाती थी। जो लोग मर गए उनकी वोट कट जाती थी। जो वोट जो ना इधर उधर ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर कराना चाहते हैं उस राज्य में उसकी ट्रांसफर होगी। इतना हुआ बनाने के पीछे, इसका मतलब राज क्या है? अभी अगर आप देखोगे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कितने लाख जो ना करोड़ों वोट जो ना काटे गए। ये सच है। किसके काटे गए? एकदम से जब इलेक्शन आता है तभी क्यों होता है? इसका मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ धोखा है या उसके पीछे कोई जालसाजी है। और पक्का है एसआईआर में पीछे हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने एसआईआर के मामले में जो रिकॉर्ड लेकर आए, तो क्या हुआ? हरियाणा में अभी नगर पालिका के इलेक्शन थे, हमने पंचकुला के अंदर एक एक आदमी के 4-4 वोट दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर तो एसआईआर नहीं हुआ। तो ये ईमानदारी से जो अधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन है या उसमें जो काम करने वाले हैं, वो अपनी ड्यूटी समय पर क्यों नहीं करते? एक ही समय जब इलेक्शन आता है तो ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब इसके पीछे इनका कोई न कोई बदमाशी है, धोखा है। और लोगों के जो है इस प्रकार से जो असली वैलिड वोट है और जो दूसरी पार्टियों की वोट ये मानते हैं, उनको काट कर इस प्रकार जीतने का एक षड्यंत्र है। ठीक है सर, महंगाई की बात करते हैं। बीते दिनों देखा गया किस प्रकार से महंगाई बढ़ती हुई नजर आई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बात कर ली जाए, दूध के पैकेट की हम बात कर लेते हैं। हालांकि जैसे ही यूएसए ट्रम्प के द्वारा जो ऐलान किया गया है कि अब समझौता हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूएसए के आर्मी को हटा लिया जाएगा, तमाम तरह की बातें हुई, जिसके बाद क्रूड ऑयल की दाम की बात की जाए तो घटा है दाम उसका। पेट्रोल डीजल के दाम में हालांकि अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब हमारी सरकार थी 2014 से पहले, जो बैरल का रेट 100 से 140 रुपए तक का था, और जब उस टाइम पेट्रोल का रेट 70-71 रुपए, डीजल का रेट 52-53 रुपए, और अभी कुछ दिन पहले 91 बैरल रेट था, तो रेट इनका कहाँ का है? 100 से पार। जो पेट्रोल 102-105 रुपए, डीजल 92-96, दिल्ली में 96 हो चुका है। और अभी कल जो जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भी जो ना 80 बैरल, तो 80 बैरल होने के बाद तो मैं कहता हूँ 50% रेट कम होनी चाहिए। तो कहाँ जा रहा है फिर इतना पैसा? क्यों देश को लुटा जा रहा है? कितनी महंगाई हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल और गैस के रेट बढ़ने के बाद हर चीज के ऊपर उसका असर होता है। तो ये लोग केवल लुटने पर लगे हुए हैं, देश को गुलाम की तरफ जा रहे हो। सारा देश मैं कह सकता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट वाले काम नहीं कर रहा। वो जो अमेरिका कहता है, ट्रम्प कहता है, वही बात मानता है। तो जो आदेश देता है वो मानते हैं। तो आज अगर बैरल का रेट 81 रुपए आ गया है, तो रेट तो शाम तक जो है ना वो 50% कम होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। एक आखिरी सवाल सर, अगर परीक्षाओं की लेकर हम बात करते हैं, नीट परीक्षा हो जाए, जिसके अलावा हालिया में बिहार में जिस प्रकार से ट्रेन लेट होने की वजह से कई बच्चों के जो विद्यार्थी है उनकी परीक्षा में पहुंच नहीं पाई, इस प्रकार की तमाम परेशानी देखने को मिल रही है। हाल ही में आप लोगों की बैठक भी हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि सड़कों तक पहुंचेंगे। पॉपुलर जनता पार्टी की बात करते हैं, शहर शहर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, जवाबदेही अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। बहुत ही दुखदायक घटना मैडम। इस देश के अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे कितने रोडों के ऊपर जो है ना, जो कॉकरेज की बात करें, कीड़े मकोड़ों की तरह जो है ना, इस तरह से जो लोग जिनको कीड़े मकोड़े बताया गया, कॉकरेज बताया गया, नौजवान बच्चे जो इस देश का भविष्य है, आज रोडों पर चक्कर काट रहे हैं। लोग बच्चे इतने एग्जाम 80-90 एग्जाम जो है कैंसिल हुए,
और जो तैयारी करते हैं कर्जा लेकर, पैसा लेकर, घर छोड़कर, जो माँ बाप की उम्मीद है कि मेरा बेटा कुछ काम जो है ना पढ़ाई में जाएगा, आगे नौकरी लेगा, रोजगार लेगा, अपने परिवार और देश के लिए काम करेगा, कहाँ जा रहे हैं? आज जो 2 करोड़ नौकरी पर ईयर की बात की थी, कहाँ है? आज जो है 15-15 लाख की जो बात हो कहाँ है? और जो बच्चे जो बेरोजगारी की बात, आज शिक्षा का कितना महंगाकरण कर दिया, आज कोचिंग इतनी महंगी कर दी कि लोगों के ऊपर कर्जा है, और उस वजह से बच्चे जो अपना भविष्य अंधकार में देखते हुए आज सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। आज वो जो डिमोरलाइज हो रहे हैं बच्चे, यानी बहुत ही बुरी हालत देश की होने जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि देश, मुझे नहीं लगता कि देश के जो स्वतंत्र भारत के जो हम एक उम्मीद सोची थी कि हम आजादी से काम करेंगे, आज आजादी से काम नहीं कर सकते। और देश एक तरफ 2047 की बात, विकसित भारत की बात करते हैं। अरे आज की बात करो ना, आज क्या हालात है? 12 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल लोगों को लूटा है, धर्म की राजनीति करी है, जात पात की राजनीति करी है, एक दूसरे की लड़ाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश की तरफ कोई ध्यान नहीं है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए तो हम सुन रहे थे करमवीर बौद्ध जी को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी महंगाई से लेकर SIA तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा में राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है। पंचकुला में आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान उषा प्रियदर्शनी ने आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यभार संभालते ही उषा प्रियदर्शनी ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बहनों और बेटियों को किसी भी तरह के दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता सेमिनार आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति और अधिक सशक्त बनाया जा सके। महिला आयोग की चेयरमैन उषा प्रियदर्शनी और उपाध्यक्ष मीना परमार सहित 5 सदस्यीय कमेटी का जो है गठन किया गया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने अपना पदभार संभाला है। और पदभार संभलवाने के लिए कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी महिला आयोग के दफ्तर पंचकुला पहुंची और वहां पर पदभार जो है ग्रहण करवाया। उषा प्रियदर्शनी ने और उपाध्यक्ष ने और तमाम 5 सदस्यों ने वहां पर ऑफिशियली रूप से आज अपना पद ग्रहण किया है। और उस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंचे, सांसद रेखा शर्मा पहुंची और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जो वो भी वहां पर पहुंचे। आज से कह सकते हैं कि हरियाणा को ऑफिशियल तरीके से महिला आयोग की जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय कमेटी मिल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज। करनाल में हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो ने संयुक्त कार्रवाई की। इस मौके पर टीम ने डीसी ऑफिस असिस्टेंट अनिल पांडे को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। हरियाणा स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा आज जिला सचिवालय में जो असिस्टेंट है डीसी ऑफिस में कार्यरत था आरके ब्रांच में, उसको 3.5 लाख रुपए गन लाइसेंस के एवज में एक रिश्वत की थी। और आज एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा 10,000 की रेड हैंडेड रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी बीच इंस्पेक्टर सुल्तान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक कंप्लेनर था जिसने गन लाइसेंस बनवाना था और 3.5 लाख में इसकी जो है पूरी हुई थी, डील हुई थी, और जिसके चलते उन्हें 10,000 पहले ले चुका था और 10,000 अब रेड हैंडेड इसको गिरफ्तार कर लिया। और आगामी कार्रवाई अब इसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। अब आगामी कार्रवाई देखनी है और इसे आगे कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड हासिल किया जाएगा। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। गुरुग्राम समेत कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लगातार बदलते मौसम के बीच किसानों और आम लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम काफी सुहावना हो गया है। सुबह की अगर बात की जाए तो दिल्ली के कई इलाकों में रिमझिम वर्षा हुई है, जिस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यानी तापमान
33 से 35 के बीच में दर्ज किया जा रहा है, जिस वजह से ठंडी हवाओं का जो अनुभव है वो दिल्ली वासी कर पा रहे हैं। वही संभव है कि दोपहर बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वर्षा हो सकती है, बादल गरज सकते हैं, जिस वजह से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट होगी। हालांकि एक मुसीबत जरूर है, वो उमस भरी गर्मी है, यानी वर्षा के बाद उमस भरी गर्मी का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ सकता है। मगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रचंड गर्मी से एक राहत, एक छुट्टी दिल्ली वासियों को जरूर मिलती हुई नजर आई है। विगत 2 दिनों से मौसम का जो तापमान है उसमें गिरावट है, जिस वजह से मौसम काफी सुहावना ठंडा हो गया है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। दिल्ली एनसीआर में आज बरसात के 7 ही दिन की शुरुआत हुई, तो वहीं पर मौसम काफी सुहावना होता हुआ नजर आया। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। आज के तापमान की बात करूं तो गुरुग्राम में अधिकतम जो तापमान है वो 37 डिग्री है, जो कि पहले 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। लेकिन इस गर्मी से तो जरूर राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से अब प्रशासन दावे कर रहा है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इस बरसात के बाद जलभराव हुआ और लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ी। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं तमाम जो वाहन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो गति है वो काफी धीमी है और पानी का जो लेवल है वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो वाटर टैंकर है उसके जरिए यहाँ से पानी की निकासी के जो इंतजामात है, जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बरसात ने एक बार ये साबित जरूर कर दिया कि गुरुग्राम में जब बरसात होगी तो जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हर बरसात से पहले, हर मानसून से पहले जिला प्रशासन ये दावे और वादे करता है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा। लेकिन आज सुबह हुई इस बरसात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये दावे और वादे सिर्फ कार्यालय में बैठ के अधिकारी करते हैं, धरातल पर कोई इंतजामात नहीं है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में बरसात की संभावना जताई है। ऐसे में रविवार को भी महेंद्रगढ़ जिले के 3 डिग्री तापमान में वृद्धि देखने को मिली, लेकिन अभी भी सामान्य से 1.8 डिग्री तापमान में कमी है। लेकिन लगातार हो रहे बरसात से कहीं ना कहीं गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बरसात से कितनी राहत मिली थी तापमान में? बरसात से थोड़ी बहुत राहत मिली थी, इससे जनजीवन सही रहा। और ये फिर गर्मी पड़ने लग गई है, फिर लोग बाग घर से थोड़ा कम निकलने लग गए हैं, बाहर बाजारों में हलचल कम होने लग गई है। सभी घरों दोपहर में तो कोई निकलता भी नहीं है और फल सब्जी फ्रूट खराब हो रही है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो बता रहे थे कि अभी दोबारा से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं फ्रूट और सब्जियां भी खराब हो रही है। लेकिन मौसम विभाग का फिलहाल यही कहना है कि 20 तारीख तक प्रदेश के तापमान में 6 डिग्री वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी मौसम जो है वो एक सप्ताह परिवर्तनशील बना रहेगा और लगातार बरसात होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी का सामना लोगों को बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो तापमान है वो सामान्य के ही नजदीक रहेगा। लेकिन पिछले दिनों जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था तो ऐसे में भीषण गर्मी लोगों को सता रही थी, उससे काफी परेशानियां जो थी वो लोगों को हो रही थी। लेकिन फिलहाल जून के महीने में भी तापमान जो है वो सामान्य के करीब बना रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस मिली है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।